आइए आज थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। ये फिगर मैंने आपको बताया है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके बारे में और डिटेल बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। सभी ताप पैमाने तापमापी में प्रयुक्त द्रव्यों के गुणों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मरकरी तापमापी में पारे के रेखीय प्रसार पर, गैस तापमापी में गैस के आयतन प्रसार पर, प्रतिरोध तापमापी में प्रतिरोध पदार्थ के प्रतिरोध पर। इन सभी तापमापियों के पाठ्यक्रम पूर्णतः समान नहीं होते हैं, अतः किसी निकाय का यथार्थ तापमापन के लिए एक ऐसे ताप पैमाने का उपयोग होना चाहिए जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है। वैज्ञानिक केल्विन ने सर्वप्रथम कार्नो हीट इंजन पर आधारित एक ऐसे ताप पैमाने की कल्पना की जिसे ऊष्मागतिक ताप पैमाना थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि कार्नो इंजन की दक्षता इंजन के कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उन तापों पर निर्भर करती है जिनके मध्य यह इंजन कार्य करता है। आइए माना कि एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन θ1 ताप पर ऊष्मा Q1 ग्रहण करता है और θ2 ताप पर ऊष्मा Q2 निष्कासित करता है, तो उसकी एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? नीटा बराबर 1 - Q2/Q1, जो कि इक्वेशन 1 के द्वारा दी जा रही है। चूँकि कार्नो इंजन की दक्षता दोनों तापों θ1 और θ2 पर निर्भर करती है, इसीलिए दक्षता इन दोनों तापों का फलन होगी। नीटा is a function of θ1 and θ2, which is given by equation number 2. With the help of equation 1 and 2, Q2/Q1 बराबर 1 - f θ1, θ2. f is a function of θ1 and θ2. इसका रिवर्स कर लीजिए। Q1/Q2 बराबर 1 - f θ1 θ2 का फंक्शन है, which is again capital F, another function which is a function of θ1 and θ2, which is equation number 3. यहाँ f θ1 θ2 तापमान θ1 और θ2 का कोई अन्य फंक्शन है। माना कि यह उत्क्रमणीय इंजन अन्य तापों θ2 और θ3 के बीच में कार्य कर रहा है। θ2 इज़ ग्रेटर देन θ3 तथा θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करता है। तो समीकरण 3 के अनुसार हम अपनी इक्वेशन फिर बना रहे हैं। Q2/Q3 बराबर कैपिटल F, विच इज़ ए फंक्शन ऑफ θ2 एंड θ3, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार माना कि उत्क्रमणीय इंजन θ2 और θ3 के बीच कार्य कर रहा है और θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करता है। तो इक्वेशन 3 के सिमिलर हमने फिर इक्वेशन बनाई। Q2/Q3 बराबर विच इज़ ए फंक्शन कैपिटल F, विच इज़ ए फंक्शन ऑफ θ2 एंड θ3, विच इज़ इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार यदि उत्क्रमण इंजन θ1 और θ3 ताप के बीच कार्य करे और Q1 ऊष्मा ग्रहण करे और θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करे, तो क्या देखेंगे? सिमिलर वे में इक्वेशन बना लीजिए। Q1/Q3 बराबर कैपिटल F, विच इज़ ए फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ3, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 5। अब हम Q1/Q3 को इस तरह से लिख सकते हैं, Q1/Q2 मल्टीप्लाई बाय Q2/Q3। यहाँ हम देखते हैं Q2 से कैंसिल हो जाता है, तो Q1/Q3 Q1/Q3 के बराबर आ जाएगा। तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, ये एक यथार्थ रिलेशन है। अब इक्वेशन 3, 4, 5 को यूज़ करते हुए हम एक रिलेशन बना रहे हैं। Q1/Q3 के स्थान पर हमने f θ1 θ3 लिखा, Q1/Q2 के स्थान पर f θ1 θ2 लिखा एंड मल्टीप्लाई बाय Q2/Q3 के स्थान पर f θ2 θ3 लिखा। इस प्रकार से हमारे पास एक यथार्थ एग्जैक्ट रिलेशन आया, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 6। उपरोक्त समीकरण के बाईं ओर का व्यंजन केवल θ1 और θ3 के तापों पर निर्भर करता है।
इसीलिए दाईं ओर के जो डेरिवेटिव है, दाईं ओर का जो रिलेशन है वो भी थीटा 1 और थीटा 3 का फंक्शन होना चाहिए। तो क्या देखते हैं हम, इस संबंध की वैधता के लिए दाईं ओर के फलन इस प्रकार से होने चाहिए कि ताप थीटा 2 की निर्भरता समाप्त हो जाए। अतः इक्वेशन 6 तभी सत्य होगा जब एफ थीटा 1 और थीटा 2 का फंक्शन का रूप फाई थीटा 1 विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाय फाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा 2 की भांति होना चाहिए। इस प्रकार समीकरण 6 की संतुष्टि के लिए आइए इस फिगर में देखते हैं। ये थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में एक हीट इंजन कार्य कर रहा है जो Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q2 हीट सिंक को दे रहा है। एक और अनदर हीट इंजन जो थीटा 2 और थीटा 3 के बीच में कार्य कर रहा है, थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 3 है। Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q2 हीट को सिंक को रिलीज़ कर रहा है। और यही वही कार्य हीट इंजन अगर थीटा 1 और थीटा 3 के बीच में कार्य करे तो Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q2 हीट रिलीज़ कर रहा है। तो इसकी हेल्प से हमने ये 6 इक्वेशन बना के रखा है। क्या देखते हैं हम, ये रिलेशन जब भी वैलिड है जब एफ थीटा 1 अपॉन थीटा 3 बराबर एफ थीटा 1 एफ थीटा 2 इंटू एफ थीटा 2 एफ थीटा 3 के बराबर हो। इक्वेशन 3 से हम जानते हैं कि Q1 अपॉन Q2 बराबर एफ थीटा 1 अपॉन थीटा 2 के है, तो इसका नेचर कैसा होगा, फाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा 1 एंड डिवाइडेड बाय फाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा 2 विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 7। अगर चूँकि हमने थीटा 1 को ग्रेटर रखा है थीटा 2 से, Q1 जो है वो ऑब्जर्व की गई हीट है विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन थीटा 2, तो हम देखते हैं कि फाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा 1 भी फाई थीटा 2 से अधिक होगा, अर्थात फाई थीटा 1 इज़ ग्रेटर देन फाई थीटा 2 विच इज़ इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 7 से स्पष्ट है कि फंक्शन फाई थीटा टेम्परेचर थीटा का लीनियर फंक्शन है, अतः ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। इस फंक्शन फाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा को ताप मापन के उपयोग में लाया जा सकता है। कल इसी आर्टिकल को हम और कंटिन्यू करेंगे।